मिसलेनियस प्लेन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें वही सब चीज आएंगी जो हमने एक्सरसाइजेस में पढ़ ली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, show that the line joining the origin to the point is perpendicular to the line determined by the points। मतलब एक लाइन है जिसको हमने ओरिजिन से इस पॉइंट तक मिलाया है। मतलब एक पॉइंट है ओरिजिन और एक पॉइंट है ये 2 1 1। इन दो पॉइंटों से बनने वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है जो इस पॉइंट से बन रही है 3 5 1 4 3 -1। देखो, इन दो पॉइंटों से बनने वाली लाइन इन दो पॉइंटों से बनने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हमें प्रूफ करनी है। तुम्हें ये मालूम है ना, दो लाइनें परपेंडिकुलर तभी होती हैं जब उनके डायरेक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। इसका मतलब ये हुआ ना कि हमें इनके डायरेक्शन का प्रोडक्ट क्या दिखा देना है, जीरो। अगर डायरेक्शन का प्रोडक्ट जीरो आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एक नेम दे देते हैं पहले। इसको नेम दे दो ए बी और इसको नेम दे दो सी डी। पहले मैं डायरेक्शन निकालूंगा ए बी की। लिखो डायरेक्शन ऑफ ए बी। डायरेक्शन निकालना आसान है, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये होती है डायरेक्शन रेशियोज। तो देखो x2 माइनस x1, 2 में से 0 गया 2, y2 माइनस y1, 1 में से 0 गया 1, फिर से देखो z2 माइनस z1, 1 में से 0 गया 1। अब लिखना cd की डायरेक्शन, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 5 गया -2, -1 में से -1 करे -2, ये आ गई cd की डायरेक्शन। अब दोनों की डायरेक्शन का प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो समझेंगे लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखो परपेंडिकुलर के लिए तो मैं मालूम है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आपस में इक्वल होने चाहिए जीरो के। ठीक है, तो देखो a1 a2, 2 की 1 से करी 2, b1 b2 1 की -2 से करी -2, c1 c2 1 की -2 से करी -2 इक्वल टू 0। बताओ क्या ये 0 आ रहा है? यार सारी मत करो। तो पॉइंट्स नोट कर लेते हैं पहले। ठीक है, हाँ, ए पॉइंट दे रखा है 0 0, बी पॉइंट दे रखा है 2 1 1। मैंने हाथ के आते ने नेम दे दिया है ए बी, और सी पॉइंट मैंने ले लिया 3 5 -1, और डी पॉइंट है 4 3 -1। तो तुम्हें मालूम है डायरेक्शन निकालना बहुत आसान होता है। डायरेक्शन रेशियोज निकालना ए बी की देखो कितना आसान है। पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो x2 माइनस x1, 2 में से 0 गया 2, y2 माइनस y1, 1 में से 0 गया 1, z2 माइनस z1, 1 में से फिर 0 गया 1। तो ए बी की तो डायरेक्शन आ गई अब सी डी की। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 5 गया -2, और -1 में से -1 करा। बताओ -1 में से -1 माइनस करेंगे, -1 में से माइनस करा -1, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये आपस में कट जाएगा, तो ये आ गया 0। अब दोनों की डायरेक्शन का प्रोडक्ट हमें क्या दिखाना है, 0। अगर 0 आ गया तो वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर मानी जाएंगी। तो देखते हैं 0 आता है या नहीं आता है। तो एक बार पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इक्वल टू होता है 0 अगर परपेंडिकुलर होता है तो। ठीक है, तो देखो 2 की 1 से करी 2, b1 b2 1 की -2 से करी -2, और c1 c2 1 की 0 से करी 0। बताओ 0 तो है ही, 2 से 2 गए, ये भी 0, तो 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में क्या मानी जाएंगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे डॉट लगा दो, यूजलेस क्वेश्चन है, बेकार का क्वेश्चन है, आने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं सीधा, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। देखो दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना है और डायरेक्शन रेशियो हमें दे रखी है ए बी सी। ये उसकी डायरेक्शन है एक लाइन की, और दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो ये है, काफी अजीब सी है। बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी, ये डायरेक्शन रेशियो दूसरी लाइन की है, और एंगल हमें निकालना है। तो सीधा जब डायरेक्शन रेशियो दे रखी है तो cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तुम्हें मालूम है ना, डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट तो आता है ऊपर और उनका मैग्नीट्यूड आता है नीचे। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट मैं ऊपर डाल रहा हूँ, ए की बी माइनस सी से प्लस बी की सी माइनस ए से प्लस सी की ए माइनस बी से। ये तो आ गया दोनों डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट ऊपर। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, पहले इसका देख लेते हैं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर। ये आ गया डॉट प्रोडक्ट इन तीनों का नीचे। अब ऊपर मल्टीप्लाई देते, ए की बी से करी ए बी, ए की सी से करी ए सी, बी की सी से करी बी सी और बी की ए से करी बी ए, सी की ए से करी सी ए और सी की बी से करी माइनस बी सी। हाँ नीचे वाली टर्म मैं तो नहीं उतार रहा, तुम लोग उतार देना, इतनी लंबी है उतारना लेकिन जरूर। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म नीचे कॉपी कर देना, खोलना मत, क्योंकि खोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर से अगले स्टेप में नीचे वाली टर्म कॉपी करना, मैं फिर नहीं कर रहा। अब ऊपर देखो क्या हो रहा है, ए बी प्लस का बी ए माइनस का ये गया, ए सी माइनस का सी ए प्लस का ये गया, बी सी प्लस का बी सी माइनस का ये वाली टर्म गई। ऊपर तो क्या रह गया, सिर्फ जीरो। और मुझे बताओ कोस थीटा जीरो अपोन में कुछ होता है तो जीरो ही तो वैल्यू मानी जाएगी, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अगर ऊपर वाली डिजिट जीरो है और फिर नीचे चाहे कुछ भी हो, इसको मैं इसलिए नहीं उतार रहा था क्योंकि एड में मुझे मालूम था ऊपर जीरो बनने ही वाला है पहले से ही, ठीक है। तो इस वाली टर्म को तो नीचे चलने दो, ऊपर तो जीरो बनी गया तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। और तुम्हें मालूम है कोस थीटा जीरो होता है तो थीटा की वैल्यू होती है 90 यानी कि π/2। इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, ठीक है। खैर इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो वैसे तो 3 डायमेंशनल में, लेकिन मैं तुम्हें 2 डायमेंशनल से ही समझा रहा हूँ, क्योंकि 3 डायमेंशनल में ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन मैं तुम्हें 2 डायमेंशनल से समझा दूंगा, ठीक है। देखो इन्होंने कहा है इक्वेशन फाइंड करो उस लाइन की जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। बताओ एक्स एक्सिस ये होता है ना, और इसके पैरेलल मैं ये लाइन बनाता जा रहा हूँ। ये सारी लाइन किसके पैरेलल मानी जाएंगी, एक्स एक्सिस के, ठीक है। सपोज मैंने एक लाइन बना दी, एक बना ही लेता हूँ, ये बना दी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, ये होता है ना नीचे वाला एक्स एक्सिस, ठीक है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब वो कह रहा है कि ये लाइन किससे पास हो रही है, ओरिजिन से। बताओ ओरिजिन से तो तभी पास हो सकती है ये लाइन, देखो पैरेलल भी बता रखी है एक्स एक्सिस के, और ये भी कह रहा है कि ओरिजिन से भी पास होनी चाहिए, तो ओरिजिन से पास होनी चाहिए, इसका मतलब ये लाइन एक्जैक्टली किसके ऊपर आएगी, एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगी, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखो इस समय ये लाइन पैरेलल भी एक्स एक्सिस के और किससे पास हो रही है, ओरिजिन से, तो तभी हो सकता है। और तुम्हें मालूम है इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, एक्स एक्सिस की ही बात कर रहा है। अगर वो कह रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और दूसरी चीज वो कह रहा है कि ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से भी पास हो रही है और पैरेलल भी है, तो वो और कुछ नहीं कह रहा, वो एक्स एक्सिस ही बोल रहा है। क्योंकि देखो ड्रॉ करने के बाद ये क्या बन गया, एक्स एक्सिस ही बन गया ये पूरा। और तुम्हें मालूम है एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई की वैल्यू जीरो, 3 डायमेंशनल में है तो जेड की वैल्यू जीरो, ठीक है, क्योंकि 3D के हिसाब से आंसर देना है, वाई जीरो जेड जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, ध्यान रखना, अगर वो कहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वाई जेड जीरो, अगर वो कहता है पैरेलल टू वाई एक्सिस तो लिखना जेड इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। अगर वो कहता है पैरेलल टू जेड एक्स एक्सिस तो एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ए बी सी डी। तो पहले वाले की तरह ही करना है जो स्टार्टिंग में आया था। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 2 3 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 5 7, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4 3 -6 और डी के कोऑर्डिनेट्स है 2 9 2, ये है। और एंगल हमें निकालना है ए बी और सी डी के बीच में। मुझे बताओ अगर ए बी और सी डी के बीच में एंगल निकालना है तो हमें ए बी की और सी डी की क्या चाहिए, डायरेक्शन। मतलब हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिएगी ए बी की और डायरेक्शन रेशियो चाहिएगी सी डी की, तब इन दोनों के बीच में एंगल निकाल पाएंगे हम। तो देखो ए बी और सी डी के बीच में एंगल निकालने के लिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये फॉर्मूला होता है, तुम्हें मालूम है। और इन दोनों फॉर्मूले से हम काम कर सकते हैं। x2 माइनस x1, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4। ए बी की तो डायरेक्शन निकल आई, अब सी डी की 2 में से माइनस करा -4, देखो 2 में से माइनस करा -4 तो 6 बन जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 2 में से माइनस करे -6 तो 8 हो जाएगा, है ना। अब तो बस एंगल निकाल देना है, और एंगल निकालना आसान है अगर हमारे पास डायरेक्शन है। तो देखो cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। तुम्हें मालूम है ना ऊपर तो आता है डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट और नीचे आता है उनका मैग्नीट्यूड। तो देखो पहले तो मैं ऊपर डॉट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, 3 की 6 से करी 18, 3 की 6 से करी 18, 4 की 8 से करी 32। अब नीचे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, इधर देखते हैं 6 का स्क्वायर 36, इधर भी 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। देखते हैं कंप्लीट एंगल आता है या रूट में कोई टर्म आती है। ये तो हो गया तुम्हारा 36,
तो ऊपर बनेगा 68। हाँ नीचे देखते हैं, 25 25 और 9 तुम्हारा 34, रूट 34 इधर आया। अब उधर देखते हैं, ये तुम्हारा 72 64 6 136। तो देखो फैक्टर तो बन नहीं रहे, लेकिन फिर भी फाइनली देख लेते हैं, क्या पता कुछ फैक्टर मिल जाए मल्टीप्लाई वगैरह करके। तो इसकी मल्टीप्लाई दे देते हैं, 136 की पहले 34 से मैं मल्टीप्लाई दे रहा हूँ, 68 अपॉन में, है ना। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई देने के लिए सीधा फैक्टर बना के देखते हैं अगर बन जाए तो। देखो 34 के तो आसान है, 34 के फैक्टर तो बनेंगे 17 और 2। हाँ 136 के थोड़ा रफ में देख लेते हैं क्या क्या बन रही है। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 17। तो इसके बन गए 2 2 2 2 2 और 17। तो देखो बढ़िया रहा, फैक्टर बन गए सारे। 7 का पेयर इसके साथ बन गया, 2 का पेयर इसके साथ बन गया और 2 का पेयर इसके साथ बन गया। तो कंप्लीटली रूट सॉल्व हो सकता है इसका मतलब। तो cos थीटा इक्वल टू चल रहा है और ऊपर आया था 68, नीचे भी कंप्लीट बन गया है। देखो 17 का एक पेयर बाहर गया 17, 2 का एक पेयर फिर बाहर गया 2, फिर 2 का एक पेयर बाहर गया फिर 2। तो 17 दूनी 34 दूनी 68, 68 अपॉन में 68। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 1। और तुम्हें मालूम है ना cos थीटा 1 कितने पर बनता है? cos थीटा 1 बनता है मेरे ख्याल से 0 पर। तो थीटा की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये लाइनें आपस में क्या मानी जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, तो बहुत बढ़िया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तुम्हें मालूम है ना, दो लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी डायरेक्शन का मल्टीप्लाई 0 होता है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी डायरेक्शन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर। तो देखो इफ द लाइंस लाइंस हमें दे रखी है x-1 अपॉन में -3, अगली लाइन है y-2 अपॉन में 2k, और फिर है z-3 अपॉन में 2, और दूसरी लाइन दे रखी है x-1 अपॉन में 3k, y-1 अपॉन में 1, z-6 अपॉन में -5। तो देखो ये दो लाइनें हैं और दोनों लाइनों को क्या बता रखा है, देखो इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइनें आपस में क्या बताई है, परपेंडिकुलर। तो मैं मालूम है जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी डायरेक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो बतानी है मैं के की वैल्यू। मुझे बताओ ये स्टैंडर्ड है ना, x पहले है y पहले है z पहले है। इधर भी देखो x पहले y पहले है z पहले। ठीक है, ध्यान रखना नीचे से डायरेक्शन हम तभी डायरेक्ट उठा सकते हैं जब पूरी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर किसी के भी साथ यहाँ पर 3 वगैरह लगा हुआ होता है ना, 3z या 4z या माइनस वगैरह, तो पहले में चेंज करता, लेकिन अब चेंज करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब तो तुम सीधा उठा सकते हो। देखो ये नीचे वाली डायरेक्शन है, a1 है -3, b1 है 2k और c1 है 2। यहाँ से तो ये डायरेक्शन आ गई। अब इधर देखते हैं, a2 है 3k, b2 है 1 और c2 है -5। अब तुम्हें मालूम है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 किसके बराबर होता है, 0 के। ठीक है, तो देखो a1 की a2 से, -3 की 3k से, प्लस 2k की 1 से, 2 की -5 से। अब सॉल्व करके k की वैल्यू निकल आएगी। देखो -3 की 3k से करेंगे माइनस का 9k, 2k की 1 से करेंगे 2k और 2 की -5 से करेंगे माइनस का 10। हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 9k और प्लस का 2k, तो माइनस का 7k इक्वल टू -10 चल रहा है। हाँ माइनस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा, +10, यानी कि -7k इक्वल टू +10 और k की वैल्यू आएगी 10 अपॉन में -7। तो तुम चेक कर सकते हो इसका आंसर -10 अपॉन में 7 ही है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन काफी इजी है। तो देखो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमें लाइन की क्या निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट। जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है 1 2 3, इस पॉइंट से क्या हो रही है, पास, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वो लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर बताई गई है। मतलब हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और वो लाइन इस प्लेन के क्या बताई गई है, परपेंडिकुलर। ध्यान रखना जब एक लाइन परपेंडिकुलर को, जब एक लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है तो इसका मतलब है दोनों डायरेक्शन सेम होती है। एक प्लेन की वही डायरेक्शन होगी जो लाइन की है और लाइन की वही डायरेक्शन होगी जो प्लेन की है। लेकिन ध्यान रखना ये रिलेशन प्लेन और लाइन के बीच में होता है,
ठीक है, तो देखते हैं प्लेन क्या दे रखा है। प्लेन हमें दे रखा है आर वेक्टर आई प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो ये प्लेन बताया गया था और उसने कहा है कि कोई लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और वो लाइन इस प्लेन के क्या बताई गई है, परपेंडिकुलर। मुझे बताओ, अगर वो लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर बताई गई है तो जो डायरेक्शन इस प्लेन की होगी ना, वही डायरेक्शन उस लाइन की होगी। तो बताओ इस प्लेन की डायरेक्शन क्या है। इस प्लेन की डायरेक्शन तुम्हें दिखाई दे रही होगी, ये रही। तो नेम दे दो, वी वेक्टर हमें दिया गया है आई प्लस 2j माइनस 5k। अब लिखना, सिंस लाइन्स एंड प्लेन हैविंग सेम डायरेक्शन। ऐसा हमेशा होता है, जब एक लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर होती है तो प्लेन की भी वही डायरेक्शन होती है जो लाइन की होती है और लाइन की भी वही डायरेक्शन होती है जो प्लेन की होती है। ठीक है, खैर लाइन की डायरेक्शन तो हमें मिल गई है, मतलब बी वेक्टर तो हमें मिल चुका है आई प्लस 2j माइनस 5k, और पॉइंट भी मिल गया जिससे वो पास हो रही है, ये रहा वो पॉइंट। इसको नेम दे दो ए वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k। तुम सोच रहे होंगे मैं आई जे के में क्यों लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछी है, वेक्टर फॉर्म। लाइन की कौन सी इक्वेशन पूछी है, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन टी। ठीक है, तो देखो अब तुम्हें मालूम होगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर। यही तो होती है ना वेक्टर इक्वेशन किसी भी लाइन की। ए वेक्टर वो पॉइंट होता है जिससे वो लाइन पास हो रही है, इसका मतलब ये। और वी वेक्टर वो पॉइंट होता है जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन हमने बना ली है। तो देखो ए वेक्टर तो हो रहा आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा। बी वेक्टर ये रहा आई प्लस 2j माइनस 5k। ठीक है, तो ये आ गई है हमारी लाइन की वेक्टर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी। देखो हमें एक प्लेन निकालना है और जो ए बी सी से पास हो रहा है, मतलब इस पॉइंट से पास हो रहा है ए बी सी। ठीक है, एंड पैरेलल टू द प्लेन, और वो प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। हाँ, पैरेलल वाला प्लेन बता रखा है, आई प्लस जे प्लस के ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2। तो देखो जब कोई प्लेन किसी प्लेन के पैरेलल होता है, जब एक प्लेन दूसरे प्लेन के पैरेलल होता है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, अब देखो इसकी डायरेक्शन तो यही है आई जे के, मान लेते हैं। लिखो, लेट द प्लेन बी आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के, है ना। जो इस प्लेन की डायरेक्शन है, मतलब जो प्लेन इस प्लेन के पैरेलल था, इसकी जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन उस प्लेन की होगी। जब दो प्लेन आपस में पैरेलल होते हैं, इसका मतलब है दोनों की डायरेक्शन सेम है। जो डायरेक्शन इस प्लेन की है वही डायरेक्शन मैंने देखो क्या ले ली, इस प्लेन की। लेकिन क्या लेकिन क्या डिस्टेंस भी सेम होगा, डिस्टेंस सेम नहीं होगा, डिस्टेंस तुम्हें मानना पड़ेगा लैम्डा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक चीज और बताई गई थी। क्वेश्चन में उन्होंने क्या रखा था ना, कि ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी से। अब लिखो, पासिंग थ्रू, अगर ये पॉइंट से पास हो रहा है मतलब ए बी सी से, तो तुम देखो पता होगा, तुम्हें वेक्टर मान सकते हो ना, ए आई बी जे सी के। मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर में। अब तुम्हें मालूम है अगर कोई पॉइंट हमारे पास है जिससे कोई प्लेन पास हो रहा है, तो वो पॉइंट हमने मान लिया वेक्टर की फॉर्म में। अब ये इसमें डाल दो इधर, इसको क्या देना, फर्स्ट। लिखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर वेक्टर इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है, तो आर वेक्टर की जगह मैं डाल रहा हूँ, देखो यहां पर मैं डाल रहा हूँ ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, आई प्लस जे प्लस के, ब्रैकेट के बाहर कंप्लीटली लैम्डा है, इक्वल टू में। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, यहाँ पर आई के साथ है ए, यहाँ पर आई के साथ है 1, ए की 1 से करी ए, जे के साथ बी, यहाँ पर जे के साथ 1 बी, और लास्ट सी लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आ गई ए प्लस बी प्लस सी। अब इस लैम्डा की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देना, प्लेन बन जाएगा बिल्कुल। एक लाइन लिख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो देखो मैं दोबारा नहीं पुट कर रहा, मैं बस यहीं पे डाल रहा हूँ लैम्डा की जगह वैल्यू। तुम लोग दोबारा से लिख लेना, ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये क्वेश्चन तो हमने एक्सरसाइज में करे थे, इस पे होमवर्क डाल लो या फिर वीडियो पॉज करके अभी कर लेना। वेक्टर वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उस पॉइंट के वेयर द लाइन क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन।
जहां पर इन दो पॉइंटों से बनने वाली लाइन कौन से प्लेन को क्रॉस कर रही है, वाईजेड प्लेन को। ध्यान रखना, जब वो कहेगा ना कि वाईजेड प्लेन को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा। जब वो बोलेंगे जेड एक्स प्लेन को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब है वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। जब वो कहेंगे एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब है जेड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फिलहाल हमसे क्या बोला है कि ये लाइन कौन से प्लेन को क्रॉस कर रही है, वाई जेड प्लेन को, यानी कि क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। खैर, दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन बना लेते हैं पहले। तुम्हें मालूम है दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन, 2 पॉइंटों से पास होने वाली लाइन ये बनती है ना, x माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन, Z2 माइनस Z1। ये होती है 2 पॉइंट के थ्रू बनाई जाने वाली कार्टेशियन इक्वेशन लाइन की। अब पॉइंट हमारे पास है, अब जरा पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट क्या आते हैं, 516, ये तो है 516, और ये वाला देख लेते हैं, ये है 341, 341। अब देखो कैसे मैं डालूंगा, x में से x1 माइनस करा 5, x2 माइनस x1, 3 में से 5 है माइनस के 2, y माइनस y1, y में से माइनस करा 1, y2 माइनस y1, 4 में से 1 गया 3, z माइनस z1, तो 6 माइनस करेंगे z माइनस 6, z2 माइनस z1, 1 में से 6 गया माइनस के 5। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि वो पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताओ जहां पर ये लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही थी, वाई जेड प्लेन को। जहां पर ये लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है, वाई जेड प्लेन को। तो ध्यान रखना, जब भी वो कुछ कहते हैं ना कि पॉइंट निकालो, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लिया करो, लैम्डा, ब्रैकेट में लिख देना से। हमने इन तीनों को किसके बराबर मान लिया, लैम्डा के बराबर। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम तब करते हैं जब पॉइंट्स निकालने होते हैं, जब क्वेश्चन हमसे पॉइंट पूछता है। अब देखो, एक बार ये इसके बराबर है, x माइनस 5 अपॉन में माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा, एक कंडीशन ये बन गई। y माइनस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू लैम्डा, एक कंडीशन ये बन गई। z माइनस 6 अपॉन में माइनस 5 इक्वल टू लैम्डा। तो इन तीन, तो देखो हमने तीनों पॉइंटों को किसके बराबर रख दिया, लैम्डा के। जब भी हम किसी लाइन से पॉइंट निकालना चाहते हैं ना, तो उसको लैम्डा के बराबर रख लिया करो, और फिर वहां से एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ जाती है। देखो x माइनस 5 इधर ही रहा, माइनस का 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 2 लैम्डा, माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस 2 लैम्डा प्लस 5। ये तो आ गई x की वैल्यू। अब इधर देखते हैं। अच्छा ध्यान रखना, क्वेश्चन ने हमसे कहा था ना कि ये लाइन किससे पास हो रही है, वाई जेड प्लेन से ना। ये लाइन कौन से प्लेन से पास हो रही थी, वाई जेड प्लेन से। अगर वाई जेड प्लेन से पास हो रही है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 0। तो देखो x की जगह मैं 0 डाल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि लैम्डा की वैल्यू पता चल जाए। प्लस का 5 इधर आके माइनस, माइनस 2 लैम्डा, माइनस से माइनस गया, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन में 2। अच्छा, अब ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है, ये लैम्डा की वैल्यू इधर डालो, इधर डालो, तुम्हें y और z दोनों मिल जाएंगे। अब देखो डालते हैं, y माइनस 1 अपॉन में 3, लैम्डा की वैल्यू 5/2, क्रॉसिंग कर दो, 2 की इधर, 2y माइनस 2, और 3 की इधर 15, माइनस 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, और माइनस 2 जब 15 में जुड़ेगा तो 17, और y की वैल्यू आएगी 17/2। तो y की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू इसमें भी पुट करनी है, z माइनस 6 अपॉन में माइनस 5, और लैम्डा की वैल्यू है 5/2, क्रॉसिंग कर दो, 2 की इधर, 2z माइनस 12, और माइनस 5 की उधर, माइनस के 25, माइनस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो बताओ 25 में से 12 माइनस, 25 माइनस के तो 12 प्लस के तो माइनस के 13, z की वैल्यू आ गई माइनस 13 अपॉन में 2। तो क्वेश्चन ने हमसे वो पॉइंट पूछा था, तो पॉइंट सपोज P, कोऑर्डिनेट्स भी निकल आए, x की वैल्यू 0 थी, y की 17 अपॉन में 2, z की थी माइनस 13 अपॉन में 2। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं तीनों, x का उन्होंने बता रखा था 0, y और z का हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब जरा 11 क्वेश्चन को देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू क्रॉसेस द जेड एक्स प्लेन। बताओ इस बार उन्होंने क्या कहा है कि ये लाइन किससे पास हो रही है, जेड एक्स प्लेन से। अब अगर जेड एक्स प्लेन से पास हो रही है लाइन, तो तुम बना लोगे ना 2 पॉइंट फॉर्म, अभी अभी करिए। जेड एक्स प्लेन से पास हो रही है, इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 0। जो लैम्डा की वैल्यू मैंने यहाँ पर x से निकाली थी, वो लैम्डा की वैल्यू तुम्हें किससे निकालनी पड़ेगी, y से, और y से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, वो जेड एक्स में डालना आ जाएगी वैल्यूज। जरा 12th क्वेश्चन को देखते हैं, अब 12th अलग है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू क्रॉसेस द प्लेन। देखो इन दो पॉइंटों से बनने वाली लाइन इस प्लेन को क्रॉस कर रही है, जो प्लेन लिखा हुआ है, ठीक है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। मान लो ये लाइन उस प्लेन से पास हो रही है, ये लाइन उस प्लेन से पास हो रही है, तो किस पॉइंट पर जाके ये मिल रही है, उस प्लेन पर किस पॉइंट पर जाके ये कट कर रही है, वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। मान लो तुम्हारे पास एक प्लेन था, नॉर्मली प्लेन, और एक लाइन आ रही है, और वो लाइन इसको क्रॉस कर रही है यहाँ पे, इस पॉइंट पे,
ठीक है, तो वो पॉइंट फाइंड आउट करना है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो आकर इसे क्रॉस करती है। ठीक है, समझ गए होंगे क्वेश्चन का क्या मतलब है। अब पहले एक काम करते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन बना लेते हैं। देखो पॉइंट दे रखे हैं हमें 3 -4 -5, अगला पॉइंट है 2 -3 1, ये दो पॉइंट थे। क्रॉसेस द प्लेन, और ये लाइन क्रॉस कर रही थी इस प्लेन को। 2x + y + z = 7। अब देखो 2 पॉइंट फॉर्म में डायरेक्ट बना दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। x - 3 y + 4 z + 5। मैंने क्या करा है, चलो एक बार मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगी फिर। x - x1 x2 - x1 y - y1 y2 - y1 z - z1 और z2 - z1। ठीक है, अब देखो ये होते हैं वो पॉइंट x1 y1 z1, अभी बताया भी था, और ये होता है x2 y2 और z2। देखो पहले तो ऊपर 1 वाले माइनस करने, मतलब ये तीनों पॉइंट x - 3, देखो यहाँ पर माइनस और ये माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4। अब इधर देखो z - z1, ये भी माइनस का है तो प्लस बन जाएगा, z + 5 बन गया है ना। अब x2 - x1, 2 में से 3 माइनस करा -1, y2 - y1, -3 में से माइनस करा -4, -3 में से माइनस करा माइनस के 4, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे 4, प्लस के वो भी, तो 4 में से 3 गया 1। अब नीचे z2 - z1, 1 में से माइनस करा -5, तो 6। इक्वेशन तो तैयार है, मैंने बताया था जब भी वो हमसे पूछेंगे ना पॉइंट, तो इसको क्या मान लिया करो, लैम्डा, ब्रैकेट में लिख दिया करो से, बस हमने कह दिया कि लैम्डा है। अब आगे का काम तुम्हें मालूम है, इस पॉइंट को हम कन्वर्ट करेंगे एक बार इस वैल्यू के बराबर -1 = लैम्डा, एक बार ये वाला केस y + 4/1 = लैम्डा, एक बार ये वाला केस z + 5/6 = लैम्डा। x y z की वैल्यू निकालेंगे, देखो -1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का लैम्डा, माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा +3 - लैम्डा, x की वैल्यू आ गई 3 - लैम्डा। अब इधर देखो 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, y + 4 = लैम्डा, +4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब इधर देखो 6 लैम्डा इधर बन गया, और ये प्लस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है ना, एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू तुम्हें इस प्लेन में डाल देनी है, वो वैल्यू इस प्लेन में डाल देनी है, क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जिससे वो लाइन पास हो रही होगी, और ये वही तो पॉइंट है जिस पर ये प्लेन को कट कर रही है, तो ये पॉइंट इसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो लिख देना सिंस लाइन passes through 2x + y + z = 7, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से, इस प्लेन से, तो लिखो देयरफॉर। अब मैं पॉइंट डाल रहा हूं, बताओ 2 तो ऐसे ही रहा, x की जगह में क्या डाल सकता हूं 3 - लैम्डा, प्लस y की जगह क्या डाल सकते हैं लैम्डा -4, z की जगह क्या डाल सकते हैं 6 लैम्डा -5 = 7। अब सॉल्व कर देते हैं, पहले लैम्डा वाले एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई देते हैं, 2 की 3 से करी 6, 2 की लैम्डा से करी -2 लैम्डा, प्लस लैम्डा -4 प्लस 6 लैम्डा -5 = 7। अब देखो लैम्डा वाले 6 लैम्डा और लैम्डा 7 लैम्डा, 7 लैम्डा में से 2 लैम्डा जाएंगे, 5 लैम्डा बचेंगे। अब कांस्टेंट हम देख लेते हैं, 6 में से 4 गए 2, और 2 में से 5 गए -3। बताओ माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस का 3 जब 7 में प्लस बन जाएगा, तो बताओ 3 और 7 कितने हो जाएंगे 10। तो लैम्डा की वैल्यू देखो 10/5, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आएगी 2। अब इस लैम्डा की वैल्यू को इधर पुट करना, इधर और इधर, तुम्हें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, और वही तुम्हारा क्या होगा पॉइंट। तो पॉइंट बनाकर लिख देना, देखो जैसे मैं इधर डालता हूँ लैम्डा की वैल्यू 2, तो 3 - 2, एक्स की वैल्यू आ गई 1, 2 - 4 -2, इधर देखते हैं 6 2 12 और -5 7, तो पॉइंट भी आ गया सीधा। लेकिन तुम डाल के शो कर देना, क्योंकि 4 नंबर में आएगा, तो 4 नंबर के लायक क्वेश्चन देखना चाहिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक प्लेन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, किस पॉइंट से पास हो रहा है -1 3 2। एक प्लेन इस पॉइंट से तो पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन, और वो प्लेन इन दोनों प्लेन के क्या बताया गया है परपेंडिकुलर, मतलब जो प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है वो प्लेन इन दोनों प्लेन के साथ क्या बताया गया है परपेंडिकुलर। मैंने बताया था जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनके डायरेक्शन का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, उनके डायरेक्शन के प्रोडक्ट का सम,
किसके बराबर होता है, 0 के। ये बात हमें याद होनी चाहिए। जब दो लाइन या दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, तो उनके डायरेक्शन के प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होता है, ठीक है। पैरेलल में लाइन में तो पैरेलल में इनका फ्रैक्शन होता है, पैरेलल की बात प्रोपोर्शनल हो जाती है। खैर एक प्लेन था जो इस पॉइंट से पास हो रहा था, तो देखो एक ही पॉइंट दे रखा है ना, पॉइंट तो हमें एक ही दिया गया है, तो वन पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे प्लेन की, शायद भूल गए होंगे। अगर हम इक्वेशन बात करें, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, जो एक पॉइंट से पास होता है, x1 y1 z1, तो देखो ये लाइन होती थी, याद है तो, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 इक्वल टू में लाइन के लिए होता है यहाँ पर 0, ये होती है। तो वो पॉइंट हमें दे रखा है तो डाल दो, ए एक्स माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बी वाई माइनस 3 z माइनस 2, या वो रिक्वायर्ड प्लेन जो हमें निकालना है। लेकिन बताओ क्या कंप्लीटली आ गया, अभी डायरेक्शन निकालनी बाकी है ना, ए बी सी की वैल्यू निकालनी अभी बाकी है। तो देखो अब ए बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, मुझे बताओ। ये प्लेन जो हमने बना रखा है फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला प्लेन इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, ये वाला प्लेन इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है जो क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों प्लेन की डायरेक्शन इसके साथ प्रोडक्ट सम कितना बनाएगा, 0 है ना। तो लिखो सिंस required plane is perpendicular to each given plane। required plane का मतलब ये वाला प्लेन, each का मतलब उन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो देखो सीधे ही पहले मैं प्लेन लिख देता हूं। एक प्लेन ये दे रखा है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5, और दूसरा प्लेन ये दे रखा है 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू में 0, ठीक है। तो देखो ये प्लेन इन दोनों प्लेन के साथ क्या बताया गया है, परपेंडिकुलर। इस प्लेन की डायरेक्शन इस वाले प्लेन के साथ 0 बनाएगी, इस प्लेन की डायरेक्शन इस वाले प्लेन के साथ 0 बनाएगी। बताओ इस प्लेन की डायरेक्शन तो क्लियरली दिख रही है ना, ए बी सी। इस प्लेन की क्या है 3 3 1, इस प्लेन की क्या है 1 2 3। ये जो साइड में लगे हुए होते हैं ना, इनकी कोफिशिएंट ये होती है प्लेन की डायरेक्शन, मैंने देखना बता रखा है पहले से ही। प्लेन की डायरेक्शन रेशियो निकालनी बहुत आसान होती है, अब तुम सीधा लिख सकते हो देयरफॉर करके। तो देखो इसके साथ डायरेक्शन रेशियो का a, इसके साथ डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लाई बनेगी 2b, इसके साथ डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लाई बनेगी 3c इक्वल टू 0। इसको क्या देना सेकंड, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन तो हमने पहले क्या रखी, इसलिए इसको नेम नहीं दे सकते फर्स्ट। अब उस प्लेन की डायरेक्शन इसके साथ भी 0 बननी चाहिए, तो 3 के साथ भी a लगाओ, 3a, हाँ यहाँ पर भी आएगा 3b, और यहाँ पर आएगा c इक्वल टू 0, है ना। उस प्लेन की डायरेक्शन का मल्टीप्लाई इसके साथ क्या रख दिया 0, उस प्लेन की डायरेक्शन का मल्टीप्लाई इसके साथ क्या रख दिया 0। अब हमारा मुद्दा है कि एबीसी की वैल्यू कैसे निकले। तो एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए डिटरमिनेंट मेथड लगाएंगे, जो मैंने पहले भी इस्तेमाल करा था एक बार। देखो जब ए के लिए काम कर रहे हैं, जब हम ए के लिए काम करते हैं तो इस वाली रो को गायब कर दो। जब ए के लिए काम कर रहे हैं तो इस वाली रो को गायब कर दो, क्या बचा है 2 3 3 1, 2 3 3 1, ठीक है। अब मैं बी के लिए काम कर रहा हूं, ये डिटरमिनेंट मेथड होता है, ठीक है, 10th क्लास का मेथड होता है वैसे तो ये। अब देखो जब बी के लिए काम कर रहे हैं तो बीच वाली टर्म को गायब कर दो, क्या क्या बच गया 1 3 3 1। अब सी के लिए काम करना है, जब सी के लिए काम कर रहे हैं तो सी वाली टर्म को गायब कर दो 1 2 3 3। तो बहुत आसान है, और इसको यहाँ पर कुछ कहना पड़ता है, सपोज लैम्डा बोल दो, ठीक है, के बोल दो, के से। अब देखो सॉल्व करते हैं, हाँ ये डिटरमिनेंट की तरह ही सॉल्व होता है। 2 इंटू 1 2, 3 3 9, 1 इंटू 1 1, 3 3 9, 3 इंटू 1 3, 3 2 6 इक्वल टू के। तो देखो a अपोन में -7, b अपोन में -8, c अपोन में -3 इक्वल टू के। अब तीनों की वैल्यू के हिसाब से निकाल लो, a की वैल्यू -7 के, b की वैल्यू -8 के, c की वैल्यू -3 के। अब ये जो ए बी सी की वैल्यू आई है, तो देखो ये जो ए बी सी की वैल्यू आई है इसको पुट कर देना। अब हमारे पास रेशियो आ चुके हैं ए बी सी, जो हमने प्लेन बना रखा था ना रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिक्वायर्ड प्लेन बना रखा था, वहां पर ये एबीसी की वैल्यू डाल देना, क्योंकि हमारी रेशियो तो आ गई, डायरेक्शन आ गई है। तो देखो रिक्वायर्ड प्लेन यही बना रखा था ना, ए एक्स था +1, बी वाई वो प्लेन था y-3, और सी z माइनस प्लेन का तीसरा पार्ट था -2 इक्वल टू 0। ये बना रखी थी इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू बस इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू डाली है हमने 7 के, b की वैल्यू डाली है -8 के, c की वैल्यू डाली है -3 के इक्वल टू 0। बताओ पूरी इक्वेशन में से k कॉमन नहीं आ रहा, और जब k कॉमन आ रहा है तो k कॉमन लो जरूर,
के की वैल्यू मैं कंप्लीटली कॉमन ले रहा हूं, सिर्फ के ले रहा हूं। तो के की वैल्यू तो उधर जाके 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाँ, -7 को अंदर करते हैं, -7x, -7 की 1 से -7, -8 की y से -8y, -8 की -3 से माइनस माइनस प्लस 24, -3 की z से -3z, -3 की -2 से माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। देखो बन गया प्लेन हमारा, -7x, -8y, -3z, -7, 24 और 6। तो 24 6 30, 30 में से 7 जाएगा तुम्हारा 23, और उधर जाके हो जाएगा माइनस का 23। तो जैसे मर्जी कर लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। देखो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लेते तो मैं मालूम है अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। ये भी माइनस प्लस बन गया, ये भी माइनस प्लस बन गया, ये भी माइनस का प्लस बन गया, और अब ये माइनस माइनस से कट गया। ये प्लेन ज्यादा बढ़िया है, माइनस कॉमन ले ही लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोबारा 6 नंबर में कई बार आ चुका है। एक प्लेन जो दो प्लेन से क्या पास, एक पॉइंट से पास हो रहा था और दो प्लेन के परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी काफी इजी है। देखो, इफ द पॉइंट्स 1 1 p -3 0 1 बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन। ये जो दो पॉइंट, चलो अभी पहले रब करते हैं। ये जो दो पॉइंट दिए गए, ये दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इन प्लेन से। पहला पॉइंट तो ये है और दूसरा पॉइंट ये है। ये दोनों पॉइंट इस प्लेन से इक्विडिस्टेंट बताए गए। प्लेन है हमारा ये r वेक्टर डॉट 3i + 4j -12k + 13 = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। टिक कर लेना पहले तो, 4 मार्क्स के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो, इस पॉइंट का इस प्लेन तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस प्लेन तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे हैं? बराबर। मैंने तुम्हें सिखाया था एक पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। एक काम करते हैं, मैंने फॉर्मूला इसमें नहीं सिखाया वेक्टर फॉर्म में, मैंने सिखाया कार्टेशियन में, और कार्टेशियन में ही होता है। तो क्यों ना पहले से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लें। लिखो कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म बनाना बड़ा आसान है, तुम्हें मालूम है। कार्टेशियन के लिए पहले हमें आर वेक्टर मानना पड़ेगा। आर वेक्टर को लिखो, हमने मान लिया xi, y, yj और zk, ये वेक्टर मान लिया हमने। अब ये आर वेक्टर तुम्हें यहाँ पर पुट कर देना है। ये जो गिवन वेक्टर था इसको फर्स्ट पॉइंट दे देना। लिखो, आर वेक्टर में ये वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, xi, yj, zk डॉट, और ये वाला वेक्टर 3i + 4j -12k + 13 = 0। अब ये देखो कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगा अगले स्टेप में। पहले ये वेक्टर फॉर्म थी, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्टेशियन फॉर्म में। x की मल्टीप्लाई 3 से 3x, y की मल्टीप्लाई 4 से 4y, z की मल्टीप्लाई -12 से -12z + 13 = 0। ये आ गया हमारा प्लेन। अब एक फॉर्मूला और याद करो, मैंने बताया था अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट होता है x1 y1 z1 और उस पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस, प्लेन सपोज हमें दे रखा है ax + by + cz + d = 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया था पॉइंट से इस तक का, तो मैं लिख देता हूं पहले। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, वो पॉइंट डालेंगे हम उसके अंदर, है ना, ax1 by1 + cz1 + d अपॉन में मॉडुलस सिर्फ ऊपर तक होता है, नीचे होता है इनका a² b² c²। ये फॉर्मूला होता है। देखो, प्लेन से पॉइंट तक का, ये पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है x1 y1 z1, ये वो पॉइंट होते हैं, और a b c ये डायरेक्शन होती है। अब देखो फॉर्मूला डाल देते हैं, पहले मैं इस पॉइंट के हिसाब से बताऊंगा और फिर इस पॉइंट के हिसाब से बताऊंगा। और मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमें बता रखा था ना कि इन दोनों पॉइंटों का डिस्टेंस कैसा है? इक्वल। ये जो वर्ड लिखा हुआ था ना इक्विडिस्टेंट, इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस कैसा है इन दोनों पॉइंटों का इस प्लेन से? इक्वल है। जो डिस्टेंस यहाँ से आएगा वही डिस्टेंस वहां से आना चाहिए, उनको इक्वल रख सकते हैं हम। पहले डिस्टेंस निकालते हैं, क्या बनेगा। देखो, ax1, a की वैल्यू 3, x1 मतलब 1, प्लस b की वैल्यू 4, y1 मतलब 1, c की वैल्यू -12, z1 का मतलब p, d की वैल्यू 13, मॉडुलस बंद। अब नीचे इनके स्क्वायर करने हैं, सिर्फ किसके स्क्वायर करने हैं? a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, c का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। तो देखो यहां से एक डिस्टेंस आया है। अब एक डिस्टेंस मैं इस वाले पॉइंट से बनाऊंगा, एक डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से भी तो बनाना है। तो देखो मैं फिर से निकाल रहा हूँ इस वाले पॉइंट के हिसाब से। तो देखो, a की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -3, प्लस b की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 0, प्लस c की वैल्यू -12 और z1 की वैल्यू 1। लास्ट में d बचा है, d की वैल्यू +13 है। d की वैल्यू कितनी है?
13। तो ये इधर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इस वाले पार्ट को मैं नीचे लिख रहा हूँ +13। हाँ नीचे तो मैं चेंज करने की जरूरत नहीं, नीचे तो वही आएगा ना 9, 16, 144। इनको ऐड करके देख लेते हैं कितना बनता है। ये तुम्हारा बनता है 25 और तुम्हारा 169। तुम्हें मालूम होगा 169 स्क्वायर रूट निकल आएगा कंप्लीट, है ना। पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन ने हमसे ये कहा था ना कि ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। अब अगर इक्वी डिस्टेंट है तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में हम कैसे रख सकते हैं, इक्वल। तो तुम लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि इन दोनों पॉइंटों का डिस्टेंस प्लेन से इक्वल है। अब अगर डिस्टेंस इक्वल है तो इक्वल रख भी तो सकते हैं। अगर डिस्टेंस हमें इक्वल बताया गया है तो हम इन दोनों को इक्वल रख के यूज करेंगे। अब इक्वल रखते हैं। देखो सॉल्व बिल्कुल नहीं करना, भी कर लेंगे बाद में, या फिर थोड़ा सा कर लेते हैं। 3 की 1 से कर दी 3, 4 की 1 से कर दी 4, -12 की p से कर दी 12p, +13 अपॉन में तो ऐसे चला लो √169। और ये वाला डिस्टेंस है इधर, इधर भी थोड़ा सॉल्व कर लो। 3 की 3 से कर दी -9, 4 की 0 से खत्म, -12 +13 169। देखो ये चीज तो बहुत पसंद है, इसको काटो। 3 और 4 7, 7 और 13 20, 20 -12p। हाँ इधर मॉडुलस लगाना मत भूलना, क्योंकि कुछ नेगेटिव आएगा तो हम उसे कैसा बना सकते हैं, पॉजिटिव। अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा -8। हाँ माइनस का 12p इधर ही रहेगा, माइनस +20 इधर आके माइनस, तो माइनस का 28 हो जाएगा। माइनस से माइनस गया, p की वैल्यू आएगी 28 अपॉन में 12। अगर थोड़ी बहुत कटती है तो इसको जरूर काट देना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रफली आएगी 28/12, काट लेना कट जाए तो, ठीक है।